ये साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 7। ये हमारा पार्ट 3 चल रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसकी जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हम लोगों को पार्ट 3 के अंतर्गत जो 5-5 अंक के हमारे प्रश्न रह गए थे उन प्रश्नों को अपने को देखना है। उसके अंतर्गत प्रश्न बैंक का जो प्रश्न है वो 5 अंक का 5वां प्रश्न है और ये प्रश्न है अमोनिया निर्माण के हैबर प्रक्रम को आवश्यक रेखाचित्र सहित समझाइए। तो ये अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि है। सबसे पहले हम लोग इसका समीकरण देख लेते हैं और समीकरण के आधार पर हम इसका सिद्धांत भी लिख देंगे। हालांकि सिद्धांत को नहीं पूछा है, आप नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो अभिक्रिया का समीकरण क्या है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों गैसों को 1:3 के अनुपात में, मतलब नाइट्रोजन अगर 1 आयतन है तो हाइड्रोजन 3 आयतन, तो इस तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में उत्प्रेरक Fe और उत्प्रेरक वर्धक MO होता है। उत्प्रेरक वर्धक का कार्य उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को बढ़ाना होता है। मतलब अगर उत्प्रेरक वर्धक है तो उत्प्रेरक और ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और ये अभिक्रिया 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है और 200 वायुमंडलीय दाब पर होती है, 200 ATM। तब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। ठीक, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर हम देखें, नाइट्रोजन का 1 आयतन है और हाइड्रोजन के 3 आयतन हैं। मतलब टोटल मिला के देखा जाए तो 4 आयतन है और 4 आयतन आपस में क्रिया कर रहे हैं। लेकिन अमोनिया के आप देखोगे तो 2 ही आयतन बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमोनिया का जब निर्माण होता है तो अमोनिया के निर्माण में आयतन में कमी होती है और साथ में इस अभिक्रिया में 22.4 किलो कैलोरी इतनी ऊष्मा निकलती है। इसका मतलब ये है कि ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बस यही बात जो है, ये जो हमने अभिक्रिया के समीकरण में बताया उसी को आप सिद्धांत में लिख सकते हो। कैसे? 1 आयतन नाइट्रोजन गैस और 3 आयतन हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करके अमोनिया बनाती है। यह एक ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें अमोनिया के बनने में आयतन में कमी होती है। क्यों? क्योंकि 4 आयतन अभिकारक से 2 आयतन उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से सिंपल इसका सिद्धांत है। नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी अभिक्रिया है। इस समीकरण को बहुत अच्छे से आप याद कर लेना। ठीक, अब हम देखते हैं इसका चित्र और साथ में हम देखेंगे उसका वर्णन। अब ये जो चित्र आप देख रहे हो, सबसे पहला आपको जो बेसिक बात है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो चित्र आप बनाओ, कोशिश करो कि ये एक लेवल पे बने। इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक लेवल की लाइन खींची, मतलब एक लेवल पे चित्र बने तो ज़्यादा अच्छा भी दिखेगा और अच्छा लगेगा। अब इसमें क्या करते हैं, जैसा कि हमने अभिक्रिया के समीकरण में बताया, 1 आयतन नाइट्रोजन गैस और 3 आयतन हाइड्रोजन गैस दोनों को, अच्छा नाइट्रोजन जो है ये शुद्ध होना चाहिए और हाइड्रोजन जो है वो वाटर गैस से प्राप्त होना चाहिए। वाटर गैस मतलब CO+H2, इसके मिश्रण को कहते हैं वाटर गैस। तो इस तरह से नाइट्रोजन प्योर हो, हाइड्रोजन वाटर गैस से प्राप्त हो। इसका 1 आयतन, इसका 3 आयतन, मतलब 1:3 के अनुपात में। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पंप के द्वारा यहाँ पर खींचा जाता है और इस तरह से खींचने के बाद
इसको भेजा जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को भेजा जाता है उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। उत्प्रेरक कक्ष में क्या है, उत्प्रेरक Fe है, इसमें Fe का चूर्ण होता है और इसमें MO होता है जो उत्प्रेरक वर्धक है, मतलब ये उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को बढ़ाता है। साथ में टेम्परेचर 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस दोनों को पंप की सहायता से संपीड़ित किया जाता है 200 वायुमंडलीय दाब पर। तो इस तरह से एरो आप देख रहे होंगे ये। अब ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हैं, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं, जैसे आपने अभिक्रिया के समीकरण में देखा। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अमोनिया का निर्माण तो करती है, पर सारी की सारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया का निर्माण नहीं करते। यहाँ पर केवल 10 से 15% अमोनिया गैस ही बनती है, NH3 बनती है। तो इस तरह से उत्प्रेरक कक्ष में क्या क्या है, उत्प्रेरक कक्ष में नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और अमोनिया भी है। क्यों तीनों है? क्योंकि सारी की सारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया का निर्माण नहीं करती। यहाँ अमोनिया बनती है केवल 10 से 15%। इस तरह से उत्प्रेरक कक्ष में से आगे जो जाएगा वो क्या क्या जाएंगे, यहाँ से 3 चीजें जाएगी। एक तो अमोनिया, एक तो नाइट्रोजन और एक तो हाइड्रोजन। इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो। यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताने के लिए कि अमोनिया जा रही है, हाइड्रोजन को 3 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर आगे तीनों गैसें जाती है और आगे ये गैसें यहाँ पर आप देख रहे हो, एक तरह से ये संघनित्र है या इसको आप जल संघनित्र भी कह सकते हो। एक तरफ से जल को भेजने की व्यवस्था है और दूसरी तरफ से जल के निकास की व्यवस्था है। ठीक है, ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी। पहले तो आप ये देखिए कि अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये तीनों इस संघनित्र में जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड है उत्प्रेरक कक्ष का, तो कुल मिला के गैसों का टेम्परेचर अधिक होगा। तब इस नली के माध्यम से या ये पाइपलाइन जैसी आपको दिखाई दे रही है, इसके माध्यम से तीनों गैसें चलेगी। तो उसके कारण क्या होगा, ये गैसें गर्म है, ये गैसें जब आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ने से क्या होगा, ये अपना जो ताप है वो जल को दे देगी और जल अपनी ठंडक जो है वो गैस को दे देगा, जिसके कारण क्या होगा, अमोनिया गैस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगी तो क्रमशः ठंडी होती जाएगी, जिसके कारण से क्या होगा, जल संघनित्र का जो जल है वो गर्म हो जाएगा। तो एक तरह से बाहर निकालने की व्यवस्था, फिर से ठंडा जल अंदर प्रवेश करा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो अमोनिया गैस है वो सबसे पहले द्रवित हो जाती है और इस तरह से हमको द्रव अमोनिया प्राप्त होती है। ठीक, वो जल्दी से द्रवित हो जाती है क्योंकि उसका जो हिमांक है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से कम होता है। अब यहाँ अमोनिया जो है ये द्रवित हो गई। अब हमारे पास यहाँ पर 3 गैसें आई थी, उसमें से अमोनिया द्रवित हो गई और द्रवित होकर नीचे जमा हो गई, तो बची नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगी उसको इस पंप के द्वारा लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा और फिर वापस भेजा जाएगा उत्प्रेरक कक्ष में। फिर उत्प्रेरक कक्ष में वही काम होगा, अमोनिया का निर्माण होगा। फिर जितनी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आई है उसका 10 से 15% भाग अमोनिया में बदलेगा। फिर उसके बाद आगे जाकर वो द्रव अमोनिया में बदलेगा। फिर पंप के द्वारा बची हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को खींचा जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्रम है ये चलता रहता है। ये क्रम चलता रहेगा कब तक, जब तक सारी की सारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में परिवर्तित ना हो जाए। इस तरह से इसका वर्णन है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। मैं इसका वर्णन आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, वायु से प्राप्त शुद्ध नाइट्रोजन तथा वाटर गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब पर दबाते हैं और मिश्रण को एक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिस कक्ष का नाम हमने बताया था उत्प्रेरक कक्ष।
जिसमें Fe का चूर्ण, उस कक्ष में क्या होता है, Fe का चूर्ण जो उत्प्रेरक का काम करेगा एवं उत्प्रेरक वर्धक MO रखा जाता है। इस उत्प्रेरक वर्धक का काम क्या है, उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को बढ़ाना है और ताप 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कक्ष से बाहर निकलने वाली गैसों में लगभग 10 से 15% अमोनिया होती है। इसे संघनित्र की सहायता से ठंडा करके अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से द्रवित अमोनिया आपको मिल जाएगी। शेष गैस मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पंप की सहायता से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां फिर से अमोनिया बनती है। यह क्रम चलता रहता है। आप इसका नाम लिख सकते हैं कहीं पर, संघनित्र या जल संघनित्र। मैंने लिखा नहीं है, वो छूट गया। तो इस तरह से आप इसका वर्णन मन से लिख सकते हो। और जनरली जितने भी चित्र वाले प्रश्न होते हैं उनका वर्णन रटना नहीं है, बिल्कुल मन से ही लिखना है। चित्र अगर अच्छा बना है तो वर्णन 19-20 हुआ, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ तो चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारा एक प्रश्न और बचा है इस अध्याय का, उसको भी हम देख लेते हैं। प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसें सामान्यतः आसानी से यौगिकों का निर्माण नहीं करती। मतलब हमारे पास जो 6 उत्कृष्ट गैसें हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये गैसें आसानी से किसी के भी साथ क्रिया नहीं करती। लेकिन ज़ीनॉन कुछ यौगिक बनाता है। मतलब ये है कि ज़ीनॉन कुछ तत्वों के साथ क्रिया करता है, जैसे फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, या ये कहे कि अधिक ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ क्रिया करता है। तो इसका हमको कारण देना है और कारण स्पष्ट करते हुए इसके 2 यौगिकों के संरचना सूत्र बनाइए। मतलब यहाँ पे उन्होंने पूरा उत्तेजित अवस्था वाला पूरा न पूछ के सीधा बोला है कि ज़ीनॉन के कोई 2 यौगिक, ज़ीनॉन का संकेत एक से ही होता है, ज़ीनॉन के कोई 2 यौगिकों के केवल संरचना सूत्र ही बनाने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्कृष्ट गैसें जो है वो यौगिक का निर्माण नहीं करती, लेकिन जो ज़ीनॉन है वो कुछ यौगिक बनाती है। ज़ीनॉन कुछ यौगिक बनाती है, उसका कारण पहले स्पष्ट कर देते हैं हम लोग। देखिए, ज़ीनॉन उत्कृष्ट गैस है, फिर भी यह प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाती है। कौन? ज़ीनॉन। इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट गैस परिवार बोला तो समूह 18। अगर हम समूह 18 में मतलब उत्कृष्ट गैस परिवार में ऊपर से नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान या आयनन ऊर्जा का मान या आयनाइजेशन एनर्जी का मान कम होता जाता है। ऊपर से नीचे आते हैं समूह 18 में तो आयनन ऊर्जा का मान या आयनन विभव का मान कम होता जाता है। और अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। अब ज़ीनॉन का परमाणु आकार अधिक होने के कारण इसका आयनन विभव कम होता है। कितना होता है? तो ये ब्रैकेट में लिख दिया है, 1170 किलो जूल प्रति मोल। मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनका आयनन विभव ज़ीनॉन से अधिक होगा। ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव कम होता है, जिसके कारण यह प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों से क्रिया करके यौगिक बनाता है। तो ये इसका कारण है। इसमें आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि ज़ीनॉन केवल कुछ ही तत्वों जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया करता है। मतलब ये भी एक प्रकार से सिलेक्टेड तत्वों के साथ ही क्रिया करता है। अब हम ये देखेंगे कि इसके 2 यौगिक कौन कौन से हैं और उनकी संरचना को भी बता देते हैं। हम लोगों ने यहाँ प्रश्न के हिसाब से प्रश्न की डिमांड को ध्यान में रखते हुए ज़ीनॉन के 2 यौगिक लिए हैं। एक लिया है ज़ीनॉन डाई फ्लोराइड और एक लिया है ज़ीनॉन टेट्रा फ्लोराइड। ज़ीनॉन डाई फ्लोराइड की संरचना रेखीय होती है और ज़ीनॉन टेट्रा फ्लोराइड की संरचना वर्ग समतलीय होती है। ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड भी होता है, ज़ीनॉन ऑक्सी ट्राइफ्लोराइड भी होता है। अब इनकी जो संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को संकरण के आधार पर समझाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे
प्रश्न में पूछा था कि उसकी संरचनाएं बनाइए, इसलिए हमने केवल संरचनाओं को ही बताया। देखिए एक से ही F2 की संरचना, आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाए तो जो जीनॉन है, जीनॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 5s2 5p6 और 5d0 हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से 5s2 5p6 होगा। अब 5p का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अगर 5d में जाएगा तो उस स्थिति में 5p में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा और 5d में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ दो फ्लोरीन जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे और एक से ही F2 की संरचना, एक से ही F2 का अणु बनाएंगे। इस तरह से एक से ही F2 का अणु बनता है। तो जो मैंने आपको बताया उसको आप समझ सकते हो। यहाँ देखिए जीनॉन का एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे दर्शा देते हैं अपन। जीनॉन का एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक बंध बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन ये होगा 5p का और एक इलेक्ट्रॉन होगा 5d का, वो भी फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक बंध बनाता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि 5s में दो इलेक्ट्रॉन हैं और 5p में दो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े हैं। तो 5s के दो इलेक्ट्रॉन और 5p में दो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े, उसको इस तरह से हमने दर्शा दिया है, ठीक है, लोन पेयर के रूप में। तो इसकी अगर आप संरचना देखें तो ये इस तरह से संरचना इसकी दिख रही है, रेखीय संरचना है, ठीक। और इसमें आप देखोगे तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और एक d ऑर्बिटल भाग ले रहा है, मतलब इसमें संकरण होगा sp3d संकरण, sp3d संकरण। तो sp3d संकरण होने के कारण इसकी आकृति होना चाहिए थी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, लेकिन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण इसकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय न होकर रेखीय होती। जैसा मैंने आपको एक से ही F2 में समझाया है वैसा ही आप अपने दिमाग से आप करके देखिए, आप सोच के देखिए। तो आप अगर सोचेंगे तो आपको जैसे मैंने इसको समझाया आप इसको भी समझ सकते हो। मैंने यहाँ इसकी सिर्फ संरचना बना दी है। इसकी संरचना होती है एक से ही F4 की वर्ग समतलीय, ठीक है। और वर्ग मतलब आप जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो कोशिश ये करेंगे कि जो चार फ्लोरीन चार सिरों पर हमने लिए हैं और इनको जब जोड़े तो वर्ग बने। तो इस तरह से वर्ग समतलीय संरचना इसकी होती है। वैसे इसकी आकृति जो है इसमें sp3d2 संकरण होता है, मतलब 5p के जो इलेक्ट्रॉन हैं दो इलेक्ट्रॉन 5d में जाएंगे। तो इस आधार पर चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार फ्लोरीन के साथ जुड़ेंगे और 5s के एक लोन पेयर और 5p का एक लोन पेयर यहाँ रहेगा। तो इसकी आकृति जो है इसमें sp3d2 संकरण होना चाहिए। तो इसकी आकृति उसके आधार पर अष्टफल की होनी चाहिए थी, लेकिन वही बात है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण इसकी आकृति अष्टफल की ना होकर वर्ग समतलीय होती है। तो इस तरह से इस पार्ट में हमने बचे हुए सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर दिया। फिर अगला चैप्टर हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।